Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. Dawn editorial analysis उसकी सीरीज कंटिन्यू थी and today is 20th of October 2023. So let's start करते हैं जी. स्टार्ट करने से पहले पीडीएफ जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है न्यूज़पेपर का भी और इस लेक्चर का भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. सेकेंडली व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स like CSS, PMS, Judiciary and one paper MCQs papers. So CPEC पोटेंशियल नंबर वन जो एडिटोरियल है डॉन न्यूज़पेपर का वो है जी CPEC पोटेंशियल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा. यहाँ से काफी कुछ आपको CPEC के बारे में एक ही समझने के लेक्चर के अंदर मिल जाएगा. और ये करंट अफेयर का भी CSS सिलेबस के अंदर अवेलेबल है. पाकिस्तान अफेयर में भी आप इसको एडप्ट कर सकते हैं. और अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है CSS में वो रिलेटेड ज़ाहिर है CPEC क्या है दैट इज ये तो नहीं पूछेगा. वो ये पूछते हैं हाउ इट गेम चेंजर कि ये जो CPEC है ये किस तरह से गेम चेंजर है, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए. रीजन से मुराद है साउथ एशिया और या एशिया और वर्ल्ड के लिए. इस तीन डिमेंशन में वो पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या होंगे पाकिस्तान को या नुकसान क्या होंगे, रीजन को कैसे बेनिफिट्स होंगे या नुकसान कैसे होंगे और वर्ल्ड को क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान हैं. सो इस डिमेंशन में वो ये पूछते हैं. तो इससे पहले कि मैं इस डॉन का जो एडिटोरियल है इसको एक्सप्लेन करूं, मैं आपको पहले मैप के जरिए से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट इज CPEC आखिर है क्या. CPEC बेसिकली 213 10 साल पहले जो है 10 इयर्स पहले इसको स्टार्ट किया गया था. लेकिन इसमें जो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसका जो मेन प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं जी. मेन प्रोजेक्ट में है जी वन बेल्ट वन रोड. ठीक है. और वन बेल्ट वन रोड दो हिस्सों में मुश्तमिल है, एक थ्रू लैंड और एक थ्रू सी या वाटर कह लें. ये है क्या बेसिकली चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया विद नेम वन बेल्ट वन रोड और उसके दो हिस्से हैं कि हम क्या करेंगे. ये जैसे चाइना आपको नजर आ रहा है, ये वाली जो टेरिटरी है ये चाइना की है, ठीक है ना. तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो चाइना है उन्होंने कहा है कि हम चाइना को क्या करेंगे दुनिया के साथ कनेक्ट करेंगे. रास्ता कौन सा होगा, जमीनी रास्ते से भी और समुद्र के रास्ते से भी. तो दुनिया के साथ कनेक्ट क्यों करेंगे, ताकि जो है इकोनॉमिक ट्रेड जो है वो बढ़ सके, हम जल्द अज चीजों की सप्लाई कर सकें पूरी दुनिया में और इससे क्या होगा काफी बेनिफिट्स भी मिलेंगे. अब ये है मेन प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड. इस प्रोजेक्ट के अंदर जो लैंड है ना कॉरिडोर्स हैं उनमें से CPEC इज वन ऑफ दैम. ये है जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक उसमें से है. बाकी आप देख सकते हैं दूसरा ये है जो यूरेशियन लैंड ब्रिज है, तीसरा ये है जो सेंट्रल एशिया में जाता है, ठीक है, चौथा ये मंगोलिया वाला है, पांचवा ये वाला है, छठा ये वाला है. तो ये इस तरह से कॉरिडोर्स हैं और उनमें से एक ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. और इसके अगर मैं इसकी डिटेल में जाना शुरू कर दूंगा तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा. इसके चाइना को क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है, मैं बस एक ही बात इसमें करूंगा कि ये है जी मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया वगैरह, यहाँ से चाइना ऑयल लेता था और इस रास्ते से वो चाइना जो है तेल पहुंचाता था अपने मुल्क में. ठीक है जी, रास्ता आपने देख लिया. अब क्या है, अब जब CPEC बन जाएगा तो वो यहाँ से तेल लेगा तो इधर नहीं जाएगा, वो यहाँ से ही सप्लाई भेज देगा अपने मुल्क में. तो ये एक आम से इंसान को भी समझ आ जाती है कि चाइना का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक तो फासला जो था, जर्नी थी, डिस्टेंस जिसे आप कह सकते हैं, वो खत्म हो गया. नंबर वन चीज. और दूसरा ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है ये बेसिकली एक ऐसा एरिया है कि इस एरिया में क्या है जी डिस्प्यूटेड सा है ये इन मुल्कों के दरमियान. तो यहाँ पर हमेशा
एक प्रॉब्लम ही रहती है चाइना को कि कभी भी रास्ता बंद हो सकता है। तो ये एक मैं आपको क्रक्स छोटा सा मैंने इसको बताया। और दूसरा अब मैं वापस आ जाता हूँ कि ये सी पैक की मैंने बात की। अब वापस आ जाता हूँ वन बेल्ट वन रोड पर। तो वन बेल्ट वन रोड पर थ्रू लैंड तो ये हो गया, और थ्रू सी जो था वो ये वाला था जी। अगर मैं सी की बात करूं तो वो होगा जी आपका ये वाला। ये जो आपको ग्रीन पट्टी नजर ब्लू पट्टी नजर आ रही है ना जी, ये इसके रास्ते वो क्या करेंगे, दुनिया को कनेक्ट करेंगे। तो ये है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो था। अब हम चलते हैं वापस और जाकर जो है एडिटोरियल वाला क्या कह रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। सी पैक पोटेंशियल की वो बात करता है कि सी पैक का पोटेंशियल क्या था और वो कहाँ तक पहुंचा है। उसमें वो बात करता है, पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसे वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं। और ये बेसिकली क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है कंट्रीज को रेल के रास्ते, रोड के जरिए से, और मैरीटाइम यानी कि पानी के जरिए से, समुद्र के जरिए से। ठीक है, ये मैंने पीछे आपको बता दिया। उसमें से एक सी पैक है जी, जो पाकिस्तान के अंदर से गुजर रहा है। ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये सी पैक है जो पाकिस्तान के अंदर से गुजरेगा और चाइना को कनेक्ट करेगा। तो इसमें क्या है, वो कहता है, अब यहाँ पे मेन बात शुरू हो जाती है जो थोड़ी डिफरेंट है, जो लेटेस्ट है। उसमें वो कहता है कि ये 10 साल हो गए हैं जी, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट था वन बेल्ट वन रोड, इसके अंदर रेल था, रोड था, मैरीटाइम सारा कुछ था। लेकिन जो बीजिंग है ना, वो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, वो एनर्जी के अंदर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कर रहा है। दो चीजों के अंदर कर रहा है सिर्फ, एनर्जी के अंदर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। बाकी जो थे ना, रेल हो गया या दूसरा मैरीटाइम्स वाला चीजें, उनके ऊपर इतनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी। और फिर वो बताता है कि चाइनीज फर्म ने तकरीबन 25 बिलियन डॉलर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है। और उस वक्त इन्वेस्ट किया है जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बाहर से नहीं आ रही थी। तो होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से, क्योंकि ये वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव का हिस्सा है, तो उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इसमें ऐड अप होनी चाहिए थी सी पैक के अंदर। और वो पाकिस्तान के अंदर वो उन पे काम होता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चाइना ने डिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने आप को, सिर्फ एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के। एनर्जी पे वो क्यों काम कर रहा है, एनर्जी की पाइपलाइन वो इसलिए बिछा रहा है कि यहाँ से वो अपना तेल लेगा और यहाँ से इस इलाके से वो क्या करेगा, अपना तेल जो है अपने मुल्क में बेच देगा सी पैक के जरिए। तो इधर वो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। और तकरीबन 25 बिलियन डॉलर जो है उसने इन दोनों कामों के ऊपर खर्च भी कर दिए हैं। लेकिन वो कहता है कि ये काम तो कर दिया उसने, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई पाकिस्तान को इंडस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोर्ट। यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस सी पैक की वजह से पिछले 10 साल के अंदर सिर्फ इन्हीं दो चीजों पे काम हो रहा है। इंडस्ट्री कोई नई नई अच्छे तरीके से लगी, कोई एग्रीकल्चर के ऊपर हमने कोई रिफॉर्म्स नहीं की सी पैक को लेकर। तो इससे क्या क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी है और एक्सपोर्ट है उसमें कोई खातर खा इजाफा नहीं हुआ। सादा अल्फाज में कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने इस सी पैक से कोई खास फायदा हासिल अभी तक नहीं किया। आगे वो क्या कहता है, कहता है ठीक है जी, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड के लिए, ट्रेड डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज कहता है कि इट इज वाइटल फॉर पाकिस्तान टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोर्ट थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इट्स परपेचुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डेब्ट्स क्राइसिस। यहाँ पे वो ये बात करता है कि ठीक है, चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलप कर रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो जरूरी होता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को चाहिए कि सी पैक की मदद से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो दूसरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपनी एक्सपोर्ट को जो है बढ़ाए, टेक्नोलॉजी को बेहतर करे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आए, ठीक है ना। ताकि जो पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला रहता है, और डेब्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि जितने हमें अगर 100 रुपया चाहिए मुल्क चलाने के लिए तो हमारे पास 60 रुपए हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया जी, इतने पैसे हैं ही नहीं तो हमें 40 रुपए तो उधार लेने पड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिर हम डेब्ट क्राइसिस में फंसे हुए हैं, ताकि इन दो प्रॉब्लम से पाकिस्तान निकल सके। ठीक है, आगे वो कहता है व्हाट इज प्रिसाइजली दैट इज प्रिसाइजली व्हाई मैनी मेंटेन दैट मेंशन दैट इस्लामाबाद हैज फेल्ड
इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई फायदा नहीं लिया, तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि इस्लामाबाद फेल हो चुका है सी पैक का जो फुली पोटेंशियल था उसको इस्तेमाल करने में, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने में पाकिस्तान इस्लामाबाद फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने वो काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने ना तो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई है, ना प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपनी इस देखे ना, आप कह सकते हैं दूसरे मुल्कों को देखें, $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, तो आप भी करें, लेकिन ऐसा हमने कोई काम किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, ना तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है, ना हमारे जो प्रॉब्लम दूसरी थी कर्जे की वो बेहतर हुई है, तो अल्टीमेटली क्या नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद इसमें फेल हो चुका है। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि पिछले 10 साल के अंदर क्या किया और क्या करना चाहिए था। ठीक है, अब आगे चलते हैं न्यू टुडे, आज की दुनिया में। अभी अभी होता सर इस तरह से है कि अब वो कहता है कि पाकिस्तान को एक और चांस मिल गया है। किस तरह मिल गया है? अभी हुआ ये है कि 10 साल बाद जब एक डिकेड, फर्स्ट डिकेड मुकम्मल हुई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो अभी एक थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसकी क्या हुई है, अभी एक मीटिंग हुई है पिछले हफ्ते, और वहां पर पाकिस्तान के जो पीएम साहब हैं वो गए हुए थे चाइना। ठीक है, जब वो वहां पर चाइना गए हैं, तो वहां पर उन्होंने देखा है, क्या देखा है कि जो है कि एक्सपेंशन देखी है कि चाइना वाले हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें एनर्जी के अलावा भी, यानी कि इन चीजों के अलावा भी हमारे साथ वो ताउन कर रहे हैं, दूसरे वो प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, और उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा कि पाकिस्तान ये जो है ना, पाकिस्तान ये करे अब एनर्जी और ट्रांसपोर्ट की जो स्कीमें लगाता रहता है ना, जिन जो हमेशा ज्यादातर पाकिस्तान को कहते हैं कि कर्जा ही पैदा करती हैं, उनसे पाकिस्तान की जो को क्या चाहिए, पीछे हट जाए, और ये जो नया चांस मिला ना इसको अवेल करे। अब इसको अवेल कैसे करेगा पाकिस्तान? इसको अवेल इस तरह करेगा कि पाकिस्तान अब आ जाए, कहां पर आ जाए, इंडस्ट्री की तरफ आ जाए, माइनिंग की तरफ आए, एग्रीकल्चर की तरफ आए, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स की तरफ आए, टेक्नोलॉजी की तरफ आए, एजुकेशन की तरफ आए, यानी कि इन एरियाज के ऊपर पाकिस्तान क्या करे, फोकस करे, और इन एरियाज को सी पैक की मदद से, चाइना की हेल्प से इनको बूस्ट करे। ठीक है ना, जैसे अफगानिस्तान में चाइनीज कंपनीज माइनिंग कर रही हैं, उनको फायदा होगा, तो पाकिस्तान भी अपने जो माउंटेनियन एरियाज हैं वहां पर माइनिंग करवाए, रिसोर्सेज निकलवाए, बेचे, इंडस्ट्री लगवाए, एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी लेके आए, लोगों के लिए नए रोजगार के प्रोजेक्ट लगाए, टेक्नोलॉजी लोगों को सिखाए, नई एजुकेशन दे। तो इनकी मदद से ये सारे काम अगर पाकिस्तान करता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, बूस्ट करेगा। इसी साथ ही साथ अभी इन इन एरियाज के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान की कोऑपरेशन जरूरी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम अभी रेल ट्रैक जो है उसको हम फाइनेंस करेंगे और अपग्रेड करेंगे, पेशावर टू कराची। उस दिन भी जो है बात हो रही थी इसके ऊपर ही, लास्ट एडिटोरियल के अंदर, कि पेशावर से लेकर कराची तक, जिसे हम मेन लाइन 1 कहते हैं, मेन लाइन 1 है, इसके ऊपर लास्ट एडिटोरियल में डिस्कशन हुई थी। तो इसके ऊपर भी क्या है, वो कह रहे हैं कि हम 6.7 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो, यानी कि करेंगे, यानी कि ये पहले तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग थी, तो इसकी जो रिड्यूस करके जो नई आई है वो 6.7 बिलियन है। तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, और इसके बाद अलावा रिफाइनरी के ऊपर भी इन्वेस्ट करेंगे, $1.5 बिलियन रिफाइनरी के ऊपर भी हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वो क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ये सारे के सारे। इन प्रोजेक्ट से क्या होगा, पाकिस्तान में जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, और उसकी वजह से पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा। और ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट हुए हैं ना, ये अभी जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, इंटर्म प्राइम मिनिस्टर नवारुल काकड़ साहब थे, बीजिंग गए थे, वहां पर हुए थे। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिडेंट जो है जी जिनपिंग है जी, और प्राइम मिनिस्टर ली क्विंग है, ठीक है, ये चाइना के हैं, इनके साथ इनकी मुलाकात हुई थी। अब आगे वो बताता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इस सी पैक को पीछे धकेलते रहे हैं पास्ट के अंदर। क्या ऐसा हुआ है कि सी पैक जो है वो
सही तरीके से हम उससे फायदे क्यों नहीं हासिल कर रहे, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड ऑफ दिस। तो इसके बारे में वो अब बताता है कि वो फैक्टर्स कौन से थे जो पिछले 10 साल के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोक रहे थे, उसकी प्रोग्रेस को रोक रहे थे। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्डल्स के ऊपर आप लिख सकते हैं, व्हाट आर द हर्डल्स व्हिच सीपैक इज फेसिंग एट नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। तो पहला जो था कि स्टेटमेंट दी गई थी पाकिस्तान के पीटीआई के मिनिस्टर ने सी पैक के अलावा जो इन्वेस्टमेंट थी उसके खिलाफ इररिस्पॉन्सिबल इनकी स्टेटमेंट्स हमारे पॉलिटिशियंस देते हैं, लेकिन जब वो किसी पावर में होते हैं तो अल्टीमेटली दीज ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये असर करती हैं। तो उसकी एक वजह ये थी कि उन्होंने कहा था सी पैक की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये अच्छी नहीं है, ये पाकिस्तान के नुकसान में है या इस तरह से उस तरह से, ठीक है ना। कर्जा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा हमारा। तो इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्वेस्टिंग कंट्री होता है वो भी फिर अपना काम स्लो कर देता है। ब्यूरोक्रेसी हमेशा से जो ये फाइल सिस्टम है, वो ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि हमें भी हिस्सा दिया जाए। तो ब्यूरोक्रेट्स ऑलवेज प्रोवाइड अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान ड्यू टू करप्शन। अब आगे थर्ड पर है जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन थे, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इनको क्या करना था, पेन फॉर स्लो प्रोग्रेस, इनकी बड़ी प्रोग्रेस स्लो थी। फैसिलिटेट द रीलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री, चाइनीज इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर काम कर रही थी। तो सी पैक के तहत ये किया गया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली ये होता है कि एक एरिया है, अगर मैं ये क्या मैं कहता हूँ ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो ये इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट जो है सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को। और इसके अंदर अगर इंडस्ट्रियां ही सिर्फ लगेंगी, अगर इसके अंदर 6 इंडस्ट्रीज लगाने की जगह है तो सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज ही मेन इसके अंदर लगेंगी, और उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो इनको गैस, एनर्जी और इस तरह की सारी सिक्योरिटी और ये स्पेशल जो है ना, इनको फैसिलिटीज जरूर प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाने थे, इसके लिए कि ताकि चाइनीज इंडस्ट्रीज जो लगी हुई है वो रीलोकेशन अपने आप को कर सकेंगे। तो इनको क्या किया गया, बहुत स्लो इनकी जो प्रोग्रेस थी, जिसकी वजह से फिर सी पैक का काम भी स्लो ही होता रहा, क्योंकि ये सारी चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना ये भी सी पैक के अंदर ही है। सी पैक के अंदर सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, दूसरे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा पूर रेगुलेटरी पॉलिसी एंड पॉलिसी रिजीम्स, पॉलिसी जो बनाई जाती है वो बड़ी ही एक तो पुअर होती है और उसको रेगुलर भी बड़े राम राम से किया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आते। और इसके अलावा डॉलर जो है हमेशा से जो उसने अहम किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान के पास होता ही नहीं है। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा बहाना होता है कोई काम ना करने का। कोविड कोविड आया जी, जिसकी वजह से सी पैक के उसने असर किया। और बीजिंग की जो टेंशन थी वेस्ट के साथ, यूएसए के साथ उसकी डायरेक्ट टेंशन है, वो भी सी है, जैसे यूएसए के साथ है, यूएसए पाकिस्तान को प्रेशराइज करता है सी पैक के हवाले से कि इसको स्लो डाउन किया जाए। तो ये भी एक फैक्टर था। एंड इट्स कंसर्न ओवर सिक्योरिटी फॉर चाइनीज नेशनल्स वर्किंग इन पाकिस्तान आल्सो स्लो मोमेंटम ऑफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव एंड सी पैक। चाइनीज जो नेशनलिस्ट पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे उनकी सिक्योरिटी का बड़ा इशू रहा है। पीछे एक चाइनीज जो थी बस उसके ऊपर अटैक हुआ था 1 साल पहले, खुद कुछ बम्बार ने उनको उड़ा दिया था। और इसके अलावा कई चाइनीज जो है वो उनकी जो है इस कह लें कि जब से सी पैक पे काम हो रहा है कई चाइनीज जो है उनकी उनका मर्डर हो चुका है। और यहाँ पर मैं अपने से एक ऐड कर दूं, पहले भी मैंने एक दफा एक लेक्चर में बताया था कि चाइनीज की जो है, चाइनीज नेशनल की जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान पुलिस पंजाब पुलिस के अंदर भी एक स्पेशल विंग बनाया गया है, जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का नाम दिया गया। और इसका मेन काम जो था वो यही था कि जो चाइनीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। नो डाउट अब इसने भी ज़्यादा और काम शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसका मेन बनाने का मकसद यही था। आगे वो ये थोड़ा कुछ उसने बताई थी जो मेन काजेस थी कि क्यों जो है वो सी पैक स्लो हो रहा है। आगे वो कहता है कि आगे वो प्रेसिडेंट जो चाइना का है उसकी एक स्टेटमेंट लिखता है, वो कहता है कि वी आर स्केचिंग द आउटलाइंस, जो आउटलाइंस हमने के स्केच बनाए थे उनसे हम आगे चले गए हैं, हम फिलिंग इन द डिटेल्स, यानी कि हम पहले जैसे कोई पिक्चर बनाते हैं उसका स्केच बनता है, ठीक है, स्केच के बाद उसके अंदर पेंट होता है फिर कंप्लीट होता है। वो कहता है स्केच हम पहले का बना चुके हैं, अब हम हमारे पास टाइम है, अब हम इसको फिल करना चाह रहे हैं सी पैक को और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। क्यों, क्योंकि अब वो दुनिया के सामने एक इकोनॉमिक पावर बनकर सामने आना चाहते हैं। तो इसी तरीके से आगे पाकिस्तान के लिए कहता है कि क्या पाकिस्तान तैयार है
कि ये जो दूसरा चांस पाकिस्तान को मिला है, इससे वो बेनिफिट्स ले सके और सी पैक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम कुछ कर सकें। सो जी ये था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अंदर जो है हमने काफ़ी चीज़ों को देखा, ये मैप था और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ये एरियाज देखे, इन एरियाज के ऊपर काम होना चाहिए एंड दीज आर द फैक्टर्स जो कि वजह बने थे सी पैक को स्लो डाउन करने के। सेकेंड है जी मीडिया अंडर फायर। जो सेकेंड एडिटोरियल है दैट इज मीडिया के बारे में है जी, मीडिया फ्रीडम के ऊपर आप इसके ऊपर पेपर पर्सपेक्टिव में, ठीक है, वो लिख सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड बैलेंस्ड अप्रोच जो है मीडिया की, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि मीडिया किस तरह से दुनिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है। और ये बेसिकली गजा के पर्सपेक्टिव में डिस्कस हो रहा है सारे का सारा मीडिया फ्रीडम, मीडिया अंडर फायर किस तरह से। अब वो कह रहा है, वो कह रहा है जी गजा, आप हम सब जानते हैं आजकल गजा के ऊपर जो है इसराइल जो है वो बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशन हो रही है। और इसी वजह से अब वहां पर जो मीडिया वाले काम कर रहे हैं उनके लिए काफी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो पहली बात वो ये करता है कि वहां से जो इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपागंडा शुरू हो चुका है गजा के अंदर से। कैसे कि जो गजा के अंदर हॉस्टिलिटीज हो रही हैं, जैसे कि अभी अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर बम गिरा, तो गिराया किसने? इसराइल ने। लेकिन इसराइल ने कहा हमने नहीं गिराया। लास्ट यस्टरडे वाले एडिटोरियल के अंदर हमने इसी को डिस्कस किया था। तो इसराइल ने क्या कर दिया, ब्लेम किया है किसको? जो फलस्तीन के जिहादी ग्रुप है उनके ऊपर, कि उनसे मिस फायर हुआ है, हमने नहीं किया। अब जो मिस फायर वाली स्टोरी है वो वेस्टर्न मीडिया उसी को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, असल बात नहीं बता रहा। तो ये क्या है जी, प्रोपोगंडा हो रहा है जी, अब डिस इन्फॉर्मेशन शुरू हो गई है, ठीक है। तो गजा से इसके ऊपर वो आगे जो है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है एक, वो बताती है कि तकरीबन 17 मीडिया पर्सन जो है ना वो अपनी जिंदगी जो है वो खो चुके हैं, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है, जिनमें से 13 फलस्तीनी थे, 3 इसराइली थे और एक लबनान का था जर्नलिस्ट। तो टोटल अभी तक कितने? 17 जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी है। और इसमें वो कहता है कि जो अभी फलस्तीन के अंदर कैजुअलिटीज हो रही हैं वो ज्यादातर हो रही हैं इसराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से। कि इसराइल जो है बिल्कुल बेरहमाना तरीके से क्या कर रहा है, जहाज आते हैं बम फेंक कर चले जाते हैं और उससे क्या होती है वहां पर फैमिलीज की डेथ हो रही है। और उन्हीं फैमिलीज के अंदर जो थे ये जो 14 जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, 13 जर्नलिस्ट जो फलस्तीनियन थे वो भी शामिल थे। अब वो आगे कहता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना उसको कोशिश करनी चाहिए सेफ जोन बनाएं ताकि वहां पर जर्नलिस्ट क्या कर सके, फ्रीली अपना काम कर सके। एंड नेक्स्ट वो बताता है कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट हो, मीडिया पर्सन को टारगेट किया जाता है जानबूझकर, जैसे कि फलस्तीन अमेरिकन अल जजीरा रिपोर्टर था एक, जो कि फलस्तीन से तल्लक रखता था और अमेरिका से भी, और उसका नाम था शरीन अबू एक्ले। और पिछले साल उसको इसराइली फोर्सेस ने क्या किया, उसका मर्डर कर दिया। तो कहता है कि अगर ऐसा काम दोबारा वहां पर कोई होता है, जानबूझकर किसी मीडिया पर्सन को उसके बैकग्राउंड की वजह से उसको हिट किया जाता है, तो उसमें जो भी ऐसा काम करता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और आगे फिर नेक्स्ट वो कहता है कि एक और चीज बताता है कि टेल अवीव यानी कि इसराइल ने जो है बैन कर दिया है कतर को, जो कि एक न्यूज चैनल है कतर का एक न्यूज चैनल है अल जजीरा, उसको रिपोर्टिंग करने से इसराइल से, यानी कि इस सारे मामले के ऊपर जो अल जजीरा न्यूज चैनल है कतर का, उसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया रिपोर्टिंग करने से। तो फिर आगे वो कहता है देयरफॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ बैलेंस कवरेज इज इंपॉर्टेंट दैट द ओल्डर दैट मेक एन एफर्ट टू प्रोजेक्ट पैलेस्टीनियन पॉइंट ऑफ व्यू आर अलाउड टू वर्क फ्रीली। कि ये काम नहीं होने चाहिए ये वाले, तो फिर ही हमारे पास क्या होगी, एक बैलेंस्ड कवरेज होगी और फलस्तीनियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने खुलकर आ सकेगा। अनजस्ट ब्लडशेड के अंदर यही था जो मेन पॉइंट से मैंने उनको एलेबोरेट कर दिया है। तो इसके अंदर बस यही आपको बेसिक पता चल गया है कि वहां पर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी डेथ्स हो रही हैं और कुछ की डेलिब्रेटली की जा रही हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक वेस्टर्न मीडिया जो कि पुअर प्रो इसराइली एंड यूएसए की लैंग्वेज जो है वो बोल रहा है। आगे आ जाती अनजस्ट ब्लडशेड।
अनजस्ट ब्लडशेड जो है वो थर्ड एडिटोरियल है। इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक जिस तरह ऑपरेशन होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑपरेशन करती हैं, ठीक है, मुजरमों को पकड़ने के लिए, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, और उसके अंदर जो इनोसेंट सिविलियंस की डेथ हो जाती है, जाने चली जाती हैं, नुकसान होता है, उसके ऊपर ये बात हो रही है, उसके ऊपर ये डिस्कशन होगी। तो ये बेसिकली जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका जो एक SOP है, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसके ऊपर ये बात होगी कि क्या वो सही हैं या नहीं है। एडजस्ट अनजस्ट ब्लडशेड के अंदर वो बताता है कि 28 सितंबर को सिंध के अंदर मरी जलबानी एक विलेज है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशन होता है एक, और उस सिक्योरिटी ऑपरेशन को क्वेश्चन मार्क लगाकर अब सामने आ गया है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट की वजह से। तो उसमें क्या बताया गया है कि इस ऑपरेशन की वजह से जो है इनोसेंट पीपल, जो लोग हैं, उनकी जानें चली गई हैं, ठीक है। और उसमें क्या था, 4 विलेजर्स थे, 4 देहाती लोग थे जिनकी जानें चली गई हैं, और कई जो है वो जख्मी हो गए हैं इस ऑपरेशन की बात है, जो कि सिक्योरिटी जो स्टेट सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ है। अब वो आगे चल के कहता है कि एक तरफ तो क्या व्यूज आ रहे हैं कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि वहां पर एक मिलिटेंट्स थे, दहशतगर्द थे, हाई प्रोफाइल, जिसकी वजह से हमने ऑपरेशन किया। और दूसरी तरफ ये आ रहा है कि जो लोकल, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कह रही है, वो ये कह रही है कि जो ऑपरेशन था वो बड़ा ही पुअरली कंडक्टेड किया गया, और इसके अंदर जो लोग बेचारे फौत हो गए हैं वो इनोसेंट लोग थे, वो कोई मिलिटेंट नहीं थे। यानी कि क्या है कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया उसकी तैयारी नहीं थी इतनी अच्छी। और एक चीज और यहाँ पर हाईलाइट होती है कि वहां पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है लियाकत जिलबानी, उसको जबरदस्ती जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा और उसे कहा कि हमें बताओ, गाइड करो कि इस गांव के अंदर कहाँ पे कौन रहता है, किस तरह से गांव, किसका घर किधर है। तो जबरदस्ती उसको ये काम उससे लिया गया, जो दैट इज द वायलेशन ऑफ द राइट्स, ठीक है ना। आगे वो चल के कहता है कि ये जो अभी तक ये स्टेटमेंट्स हैं, मगर अभी भी क्लियर नहीं, अनक्लियर है कि ये जो क्या था, ये ऑपरेशन क्यों था, कौन से ऐसे टेररिस्ट थे, उनके क्या नाम थे जिनको ये पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया गया है। ऐसी अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है तुम्हारे सामने। तो ये तो थी स्टोरी, सारी की स्टोरी, ठीक है। अब स्टोरी के अंदर आगे आ जाता है पेपर। कहता है कि हर ऑपरेशन जो है ना, उसको रोबस्ट इंटेलिजेंस एंड थोरो प्लानिंग होनी चाहिए। इंटेलिजेंस बेसिकली होता है कि उसके बारे में पहले एक प्रॉपरली डाटा इकट्ठा करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन हमारा टारगेट है। और ये सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी ऑपरेशन में। अगर आपने ये सही तरीके से कर लिया तो आपकी जो सक्सेस रेट है किसी भी ऑपरेशन का वो बढ़ जाता है। और फिर आगे वो कहता है कि ये करना चाहिए, और दूसरा जो है कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स है ना, उससे क्या होगा कि आम लोगों का जो शहरी हैं उनका जो है रियासत के ऊपर, स्टेट के ऊपर कोई एतबार नहीं रहेगा। और ये पहले भी हो चुका है, साहिवाल वाकया हुआ, मोटरवे के ऊपर हुआ, इनोसेंट लोगों को मार दिया गया, ठीक है। बहरहाल वो तो अब रिकमेंडेशंस, बेसिकली ये जो था पेपर के पर्सपेक्टिव में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रिकमेंडेशन, क्या दिया ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को लेकर। उन्होंने कहते ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और एक इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपरली। और जो भी गिल्टी बंदे हैं उनको क्या किया जाए, वो ये अपने इस जो उन्होंने ये काम किया उसके उन्होंने क्या किया जाए, जो गिल्टी बंदे हैं वो क्या करें, मस्ट फेस द consequences ऑफ देयर एक्शंस। जो उन्होंने काम किया है उसके वो फेस करें उसके रिजल्ट्स को आप। और इसके बाद कंपनसेशन इमीडिएटली करें, सपोर्ट करें उन फैमिलीज को, विक्टिम्स को, जो कि अपनी जान खो बैठे हैं या फिर जो इसके अंदर क्या हुए हैं, जख्मी हुए हैं। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी, और ये हर एक काम के लिए होनी चाहिए जो भी ऐसा हो। आगे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है और सिक्योरिटी है, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए डीपली, यानी कि इस काम को डीपली उनको देखना चाहिए कि ये ऑपरेशन क्या हुआ है, और उसके बाद क्या करनी चाहिए, उनको जरूरत होगी रिफॉर्म की, कि रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए इसके अंदर। एंड नेक्स्ट वो कहता है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है और वायलेशन है वो ह्यूमन राइट्स की, ये अनएक्सेप्टेबल है पाकिस्तान के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर ये नहीं होनी। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है बेसिकली कि
जो आप लॉ से बाहर किसी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं, कोर्ट के अंदर पेश नहीं करते, कोई उसकी लिखत पढ़त नहीं करते थाने के अंदर, कोई उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, बस आप उसको पकड़ते हैं, गुमनाम जगह पर ले जाते हैं, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता और उसके साथ आप जो मर्जी कर लेते हैं। ये होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, किलिंग उसका मर्डर कर देना। फिर वो आगे फाइनली कहता है कि जो पीपल है मरी जिब्रेन के और पाकिस्तान के, उनको किया जाए बेटर, डिजर्व बेटर। ये जो काम, इस तरह के ऑपरेशन पहले भी हो चुके हैं काफी और अब भी हो रहे हैं, ये बेहतर नहीं है। सो आज के लिए यही एडिटोरियल थे। एंड अब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।